आर्यव्रत की धरती, जहाँ एक ओर था वैभवशाली, समृद्ध और विद्या का केंद्र विक्रमपुर, तो दूसरी ओर था वीरों की भूमि रणस्थल, जहाँ तलवार की न्याय तय करती थी। दोनों देशों के बीच दुश्मनी इतनी गहरी थी जितना कि दोनों राज्यों के बीच बहने वाली प्रेम नदी। पर भविष्य की किताब में जो लिखा था उसे मिटा पाना आसान नहीं था, और इसी भविष्य का नाम था राजकुमारी काव्या, विक्रमपुर की राजकुमारी। मीनल, बताओ तो, क्या प्रेम नदी सच में एक सरहद है या ये बस एक बहाना है हमें दूर रखने का? तुम्हें पता है, रणस्थल में एक सुंदर सरोवर है जहाँ स्नान करने का मेरा बहुत मन है, पर पिताजी है कि मुझे वहाँ जाने ही नहीं देते। राजकुमारी, ये तो ऐसा सवाल है जैसे कोई मछली से पूछे कि पानी क्यों गीला होता है। प्रेम नदी तो बरसों से हमारे और रणस्थल के बीच खींची हुई है। ये ना होती तो शायद हम भी एक होते। तो फिर हमें एक हो जाना चाहिए ना। ये कैसी परंपरा है जो हमें बांटती है? तभी अचानक कक्ष के दरवाजे पर तेज कदमों की आहट सुनाई देती है और अगले ही पल विक्रमपुर के महामंत्री विरूपाक्ष अंदर आए। राजकुमारी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? रणस्थल से एकता की बात करना एक स्वप्न है, और वो भी दुख स्वप्न। महाराज ने अगर ये सुन लिया तो वे बहुत क्रोध करेंगे। सपने तो सच करने के लिए होते हैं महामंत्री, और जो सपना सही हो उसे देखने में क्या बुराई? क्योंकि वे हमारे शत्रु हैं राजकुमारी। रणस्थल के लोग सिर्फ तलवार की भाषा समझते हैं। वे हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलाम। राजकुमारी गहरी सोच में पड़ गई, पर तभी महल के अंदर नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। अरे हाँ, मुझे याद आया, आज तो आपकी युवराजिका बनने की रस्म है। राजकुमारी, जल्दी चलिए, महाराज दरबार में आपकी राह देख रहे होंगे। राजकुमारी आनन फानन में महल के भव्य दरबार में जाती है, जहाँ विक्रमपुर के बड़े बड़े ज्ञानी, राजा, दरबारी सब उपस्थित थे। तभी उसके कुलगुरु साधु नागानंद बोले, राजकुमारी काव्या, तुम्हारा जन्म केवल राजगद्दी पर बैठने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म एक और महान उद्देश्य के लिए हुआ है। गुरुवर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं महाराज विक्रमसेन। प्रेम नदी के दोनों किनारों को जोड़ने का समय आ चुका है। यह राजकुमारी, जो विक्रमपुर की बेटी है, रणस्थल की भी रानी बनेंगी। यह असंभव है। रणस्थल के लोग हमारे रक्त के प्यासे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारी राजकुमारी वहां की रानी बनेगी? ये सुन दरबार में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा में बिजली घोल दी हो। यह ना ही मेरा निर्णय है, ना ही तुम्हारा। यह भाग्य का लेखा है, और भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं। काव्य मेरी बेटी है। मैं उसे रणस्थल के उन असभ्य लोगों के बीच नहीं भेज सकता गुरुवर। आपको जितनी भी दक्षिणा चाहिए बोलिए, मैं वह सब दूंगा। बस आप कैसे भी करके राजकुमारी का यह भयानक भाग्य बदल दीजिए। भाग्य का लिखा हुआ तो बड़े बड़े भगवान भी नहीं बदल सके महाराज। फिर भला मुझसे आप ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? राम को वनवास मिलना तय था, सो मिल गया। कृष्ण के वंश का नाश होना तय था, सो हो गया। भाग्य का लिखा हुआ कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं। पर काव्या कुछ और ही सोच रही थी, और उसके मन में सैकड़ों सवाल गूंज रहे थे। मेरे पिताजी भी जाने रणस्थल से इतने चिड़े चिड़े क्यों रहते हैं। अगर ये भविष्यवाणी सच है तो इसमें क्या गलत है। दो पड़ोसी देशों का दोस्त बनकर रहना तो सारी दुनिया के लिए अच्छा है।
मैं तो इस भविष्यवाणी को हकीकत में बदल कर ही रहूंगी। तभी रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, तब एक छाया चुपचाप महल की दीवार के पास पहुंची। ये राजकुमारी काव्या थी, एक साधारण वेश में अपनी राजसी पहचान छुपाए। उसके साथ थी सिर्फ मीनक, जो बार बार घबराहट में इधर उधर देख रही थी। राजकुमारी, ये सही नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो महल में भूचाल आ जाएगा। मीनल, अगर हम सच में शांति चाहते हैं तो हमें उसे खुद खोजना होगा। मैं रणस्थल जाऊंगी, ये जानने के लिए कि क्या वे सच में हमारे दुश्मन ही हैं या सिर्फ दो राजाओं की फालतू की सनक। हे देवी, ये लड़की एक दिन मुझे जरूर पागल कर देगी। जैसे ही काव्या रणस्थल के बाजार में पहुंची, उसे पहली बार इस राज्य की असली सूरत दिखी। यहाँ की गलियां तंग थी, मकान बदहाल थे और हर जगह सैनिकों की पैनी निगाहें घूम रही थी। तो ये है रणस्थल। मैंने सोचा था कि ये कोई किला होगा, लेकिन ये तो एक जंग का मैदान है। तभी अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो गई। लड़का गिर पड़ा और गुस्से से चिल्लाया, अरे ओ बावली, आंखें कहाँ हैं तेरी? बावली, तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? बिल्कुल जानता हूँ, एक अजनबी जो शायद पहली बार रणस्थल में आई है। काव्या चौंक गई। ये लड़का साधारण नहीं था, उसकी आंखों में कुछ खास था। और तभी पीछे से एक सैनिक चिल्लाया, युवराज अर्जुन, राजा साहब आपको दरबार में बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। किसी ऐरे गहरे लड़की पर रणस्थल के राजकुमार को अपना कीमती समय खर्च करना हमारे राज्य की शान के खिलाफ है। ये सुन काव्या अवाक रह गई। युवराज, इसका मतलब ये कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि रणस्थल का युवराज अर्जुन है। लेकिन ये कितना घमंडी है। शायद मेरे पिताजी रणस्थल के लोगों के बारे में सही राय रखते हैं। हाँ। देखा राजकुमारी, रणस्थल की धरती पर सिर्फ तलवारें बोलती है और खून से इतिहास लिखा जाता है। यहाँ भावनाओं, प्रेम और करुणा की कोई जगह नहीं है। इसलिए इस बंजर भूमि पर प्रेम का पहला बीज बोने का विचार छोड़ दीजिए और मेरे साथ विक्रमपुर वापस चलिए। तुम्हारी ये राजकुमारी विक्रमपुर से इतनी दूर अपने दुश्मन राज्य में ये जानने आई है कि क्या सच में ये लोग राक्षस हैं या बस इतिहास ने उन्हें ऐसा बना दिया है। और जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, हम कहीं नहीं जाएंगे, समझी? वो लड़की कुछ अजीब थी, बाकी विक्रमपुरियों की तरह डरपोक नहीं लग रही थी। आंखों में एक अजीब सा जुनून था उसके। उसे क्या लगता है मैं इतना मूर्ख हूं कि वेश बदलने पर विक्रमपुरियों को पहचान नहीं पाऊंगा? युवराज, आप एक दुश्मन राज्य की आम लड़की को लेकर इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मुझे शक है कि वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो लड़की कुछ तो छुपा रही है। राजकुमारी ने देखा कि सभी रणस्थल वासी सैनिकों से डरते थे। तो ये है रणस्थल, जहाँ लोग डर के साए में जीते हैं। बिटिया, यहाँ ज्यादा ना खड़ी रहो, सैनिक सवाल करेंगे। क्या इस राज्य में सवाल पूछना भी जुर्म है दादी माँ? यहाँ सिर्फ राजा सवाल पूछ सकते हैं, बाकी सब जवाब देने के लिए होते हैं। समझ गई, ये राज्य डर पर चलता है, न्याय पर नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ की ये क्रूर सच्चाई मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी और इसे मुक्त भी करवाऊंगी। युवराज अर्जुन, आज दरबार में विक्रमपुर का एक जासूस पकड़ा गया है। हमें आज ही फैसला लेना होगा। उसे तत्काल मेरे सामने लाओ। इन विक्रमपुरियों का मन तो बढ़ता जा रहा है। पहले वह लड़की वेश बदलकर यहाँ घुस आई और अब ये।
तभी दरबार के बीचों बीच एक युवक को घसीट कर लाया गया। मैं जासूस नहीं हूँ, मैं तो बस विक्रमपुर से आया है और कहता है जासूस नहीं है। क्या मैं मूर्ख दिखता हूं तुझे? तभी भीड़ में खड़ी राजकुमारी, जिसने अपना वेश बदल रखा था, ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि अगर रणस्थल का न्याय ऐसा था तो इसे बदलने के लिए उसे अर्जुन तक पहुंचना होगा। तभी उसकी नजर महल के एक गुप्त मार्ग पर पड़ी और वो अर्जुन कक्ष में आ धमकी। युवराज अर्जुन, एक निर्दोष को मारना वीरता नहीं होती। तुम यहां क्या कर रही हो? सिर्फ तुम्हारी बुद्धि को परख रही थी। मुझे लगा कि तुम न्याय प्रिय हो, पर तुम भी सिर्फ तलवार की भाषा समझते हो। मैं न्याय प्रिय हूं, लेकिन दुश्मनों पर दया नहीं करता, समझी? दुश्मन देश की कन्या। दुश्मन कौन होता है अर्जुन? वो जो जन्म से दूसरी तरफ पैदा हुआ। अगर यही सच है तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन पहली बार चुप हो गया। ये लड़की उससे अलग थी। वो सिर्फ बातें नहीं करती थी, सवाल खड़े करती थी। तभी वो कुछ सोचकर महामंत्री राघव से बोला। ठीक है, इस जासूस को वापस विक्रमपुर छोड़ दिया जाए। मंत्रीवर, मेरा विचार अब बदल गया है। लेकिन राजकुमार, किसी दुश्मन देश के जासूस को इस तरह छोड़ना उचित नहीं है। महाराज को पता चल गया तो? जब तक पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं तब तक मैं ही आपका महाराज हूं मंत्रीवर। इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए। अब मैं एक शब्द भी और नहीं सुनने वाला। मंत्री ना चाहते हुए भी उस जासूस को छोड़ देता है और रात को एक गुप्त सभा बुलाता है। विक्रमपुर की एक लड़की हमारे राज्य में घूम रही है और हमें पता भी नहीं था। यह युवराज अर्जुन की कमजोरी बन सकती है। तो इसमें इतना चिंता करने वाली बात कौन सी है? यह तो हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। जरा सोचिए, अगर हमने यह खबर राजा तक पहुंचा दी तो फिर अर्जुन की गद्दी खतरे में पड़ जाएगी और जब गद्दी खाली होगी तो मैं ही इसका हकदार बनूंगा और तुम मेरे महामंत्री। तभी राजकुमारी चुपके से सब सुन लेती है, जिसे देख मंत्री गुस्से से आग बबूला हो उसे और दासी मीनल को पकड़ लेता है। मूर्ख लड़की, तुझे पता भी है कि तूने हमारी बात सुनकर कितनी बड़ी गलती की है। अब तू मरने वाली है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। यह आप क्या कर रहे हैं मंत्रीवर? इस गद्दार लड़की को यहाँ महल में मारना ठीक नहीं। अगर युवराज अर्जुन को यह पता चल गया तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो लगता है वह इसे पसंद करने लगे हैं। एक काम कीजिए, इसे किसी और तरीके से मारिए। तुमने सही कहा मंत्री। इसे तो मैं हमारे रणस्थल के नियमों के अनुसार ही मारूंगा, तड़पा तड़पा कर। मंत्री राजकुमारी को एक जंगली भालू के सामने छोड़ देता है, लेकिन काव्या डरी नहीं और उसने अपनी चतुराई से भालू को लोरी सुना उसे सुला दिया, जिसे देख मंत्री दंग रह गया। वाह 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 वाह! यह लड़की जितना सुंदर दिखती है उतनी ही सुंदर गाती भी है मंत्रीवर। इसे सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। चुप रहे बुड़बक। यहाँ इस लड़की की बुद्धि देख, मुझे अपनी नानी याद आ गई और तुझे अपनी माँ की पड़ी है। तभी वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, राजकुमारी उनकी आंखों में धूल झोंक भाग जाती है। बुड़बक, मेरा मुखिया देख रहा है, पकड़ उसे। वो हमें चकमा देकर भाग गई। कहीं वो राजकुमार अर्जुन के पास न चली जाए। पकड़ जल्दी से।
वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी भागते भागते राजकुमार अर्जुन के पास पहुंच जाती है और उसे रणस्थल आने के अपने उद्देश्य के बारे में सब सच सच बताती है। अब समझा तुम विक्रमपुर से यहाँ क्यों आई हो। ठीक है, अब तुम ही बताओ कि अगर तुम्हें 2 राज्यों को एक करना हो तो पहला कदम तुम क्या लोगी। लोगों से पूछना वे क्या चाहते हैं। अगर राजा खुद तय करने लगे कि जनता क्या सोचे तो वो राजा नहीं तानाशाह बन जाता है, क्योंकि जिस न्याय में हत्या जरूरी हो वो न्याय नहीं होता। राजकुमार अर्जुन। ये सुन अर्जुन पहली बार चुप रह गया, मानो उसे पहली बार किसी ने सच का आईना दिखाया हो। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। युवराज, 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 महाराज को पता चल गया है कि ये लड़की विक्रमपुर की राजकुमारी काव्या है। मुझे लगता है आपके पिता तीर्थ यात्रा से वापस आ गए हैं राजकुमार। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे जैसी दुश्मन देश की राजकुमारी को शरण देने के अपराध में आपको भी सजा हो सकती है। नहीं राजकुमारी, आप अपना उद्देश्य पूरा किए बिना कहीं नहीं जाएंगी। आज जीवन में पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जो युद्ध की जगह शांति की बात करना चाहता हो। उसे मैं ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये सुन राजकुमारी सजल नयनों से राजकुमार को देखने लगती है। तभी रणस्थल के राजा रणसिंह का आगमन हुआ और वो चीखते हुए बोला, सैनिकों, पकड़ लो इस दुश्मन देश की राजकुमारी को। इस दुष्ट कन्या ने हमारे रणस्थल में जहां तलवारें झंझनाती हैं और न्याय युद्ध से तय होता है, वहां घुसने की हिम्मत कैसे की। इसे ऐसी मौत दो कि सारे विक्रमपुर वासियों के रोंगटे खड़े हो जाएं। तभी राजकुमारी को मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ लिया गया। चारों ओर से सैनिक उसे घेर कर खड़े थे। राजा रणसिंह सिंहासन पर बैठे थे और उनके ठीक सामने खड़े थे युवराज अर्जुन। तो यह सच है अर्जुन, यह लड़की विक्रमपुर की राजकुमारी है, जैसा कि मुझे मेरे गुप्तचरों ने बताया है। हाँ पिताजी, यह काव्या है, विक्रमपुर की राजकुमारी। महाराज, महाराज, यह विश्वासघात है। यह लड़की यहाँ जासूसी करने आई थी। अगर सच बोलना जासूसी है तो हाँ, मैं जासूस हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोग अपनी सच्चाई देखने को तैयार हैं? राजा रणसिंह काव्या की ओर घूरते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर कहीं न कहीं एक सवाल भी था। हमें तुम्हारी कोई सच्चाई नहीं देखनी। हमारे लिए विक्रमपुर के लोग हमेशा से ही दुश्मन थे और दुश्मन ही रहेंगे। नहीं पिताजी, यह युद्ध कब तक चलेगा? कब तक खून बहेगा ऐसे लोगों का? युवराज, यह युद्ध हमारे सम्मान के लिए है। सम्मान? हजारों निर्दोष लोगों को मारना आपके लिए सम्मान है? राजा रणसिंह ने पहली बार अर्जुन को इस तरह बोलते देखा था, जिसे सुन सारे सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज, अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता होता तो क्या ये आज भी चल रहा होता? तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? हमें बातचीत करनी चाहिए महाराज। लड़ाई से सिर्फ लाशें बढ़ती है, लेकिन शांति से इतिहास बदलता है। तभी सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई सहमत था तो कोई क्रोधित। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, विक्रमपुर की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। तो ये लड़की हमें धोखा दे रही थी। विक्रमपुर ने हमला कर दिया। न न न नहीं महाराज, ये मैंने नहीं किया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। पर किसी ने उसकी नहीं सुनी और राजा रणसिंह ने युद्ध की घोषणा कर दी। पिताजी, ये गलत है। हमें पहले सच जानना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन, रणस्थल युद्ध के बिना नहीं झुकेगा। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं मुझे रक्त स्नान किए हुए।
अगर ये युद्ध हुआ तो दोनों राज्यों की हजारों जिंदगियां खत्म हो जाएंगी पिताजी। मेरे रणस्थल के स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। विक्रमपुर की हजारों क्या लाखों जिंदगियां भी नहीं। हा 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 हा। अगली सुबह रणस्थल और विक्रमपुर की सेनाएं आमने सामने थी। हजारों सैनिकों के बीच अर्जुन और काव्या खड़े थे। हमें इसे रोकना होगा अर्जुन, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। आप सही कह रही हैं राजकुमारी, मगर कैसे? इन नफरत के अंधों को कैसे समझाया जाए कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए? तभी राजकुमारी घोड़े से उतरती है और युद्ध के मैदान के बीच खड़ी हो जाती है, जिसे देख विक्रमपुर और रणस्थल दोनों ओर के लोग चौंक जाते हैं। रुको, अगर हम बाकी शांति चाहते हैं तो मुझे अभी मार दो। हाँ, अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो पहले हमें मारो। अर्जुन, क्या तुम्हें अपनी प्रजा से ज्यादा और मेरे आदेश से बढ़कर यह लड़की प्रिय है? मुझे मेरी प्रजा की परवाह है पिताजी, पर मुझे यह भी पता है कि शांति से बेहतर कोई जीत नहीं होती। पर शांति कैसे होगी? एकता से पिताजी, एकता से, बातचीत से, साथ मिलकर अपनी गलतफहमियों को दूर करने से। दोनों राजाओं ने एक दूसरे को देखा। ये पहला मौका था जब उन्होंने युद्ध के बिना सोचा था। तो बोलो राजा रण सिंह, क्या तुम मुझसे शांति का समझौता करना चाहते हो? हमारे बीच प्रेम नदी के पानी को लेकर ही संघर्ष था ना? जाओ, आज से उस नदी का सारा पानी तुम्हारे राज्य का होता है। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं एक नदी क्या पूरे समुद्र का भी त्याग कर सकता हूं। मैं भी अपने बेटे अर्जुन के लिए कुछ भी कर सकता हूं विक्रमसेन, इसलिए मुझ पर इतना भी एहसान करने की जरूरत नहीं। मैं अभी अपने सैनिकों को कहकर उस प्रेम नदी को 2 भागों में बांट देता हूं, जिससे उसका आधा पानी मुझे मिले और आधा तुम्हें। विक्रमसेन इसके और तैयार हो गया और पहली बार रणस्थल और विक्रमपुर में जनता के बीच शांति आई और इसी के साथ एक विशाल उत्सव का योजना भी हुआ। राजकुमारी काव्या और राजकुमार अर्जुन की शादी का आयोजन, जो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था बल्कि 2 राज्यों का मिलन का प्रतीक भी था। राजकुमारी, आपको शादी करनी थी तो सीधे बोल देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? अगर नाटक ना होता तो इतनी बड़ी कहानी कैसे बनती? तो हमारी कहानी यहीं खत्म होती है राजकुमारी। साधु की कही बात सच साबित हुई। नहीं, हमारी कहानी तो अब शुरू हुई है राजकुमार, क्योंकि मैं उस साधु महाराज को पुनः बुला रही हूँ अपना और अपने होने वाले बच्चे का भाग्य जानने के लिए। रणस्थल और विक्रमपुर अब एक थे। 2 प्रेमियों ने 2 दुश्मनों देशों का इतिहास बदल उसे प्रेम की गंगा बहा दी थी, जो इस बात को फिर से साबित करते थे कि जब प्रेम सही होता है तो वो किसी भी युद्ध से बड़ा साबित होता है।